Welcome students. Today we are going to see Newton's ring experiment due to reflected light. ये एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस के फिनोमेना पर बेस्ड होता है। इसमें हम लोग इंसिडेंट लाइट के एम्पलीट्यूड को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यही दोनों पार्ट्स जो होते हैं इनका सुपरपोजिशन होता है जिनसे इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट होता है। ये इंटरफेरेंस पैटर्न कोसेंट्रिक, ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस का होता है जो कि कुछ इस फॉर्म में मिलता है। इसको सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने देखा था, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, इसीलिए हम लोग इसे न्यूटन्स रिंग कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एक ऐसा लेंस है जिसका एक साइड कॉन्वेक्स होता है और एक साइड प्लेन होता है। उसको हम ग्लास प्लेट के ऊपर रख देते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि कॉन्वेक्स पार्ट जो है इस लेंस का वो हम ग्लास प्लेट के ऊपर रखते हैं। तो फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या होगा, इसके बीच में ये जो एरिया है यहाँ पे एयर होगी, तो यहाँ एक एयर की फिल्म बन जाती है। आप देख सकते हैं कुछ इस शेप में बन जाएगी, लाइक दिस। तो ये एक वेज शेप की फिल्म बनती है जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इसकी थिकनेस कितनी है 0, और जैसे जैसे हम दूसरे एंड पे जा रहे हैं इसकी थिकनेस जो है वो इंक्रीज होती जाती है। जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को नॉर्मली इसके ऊपर फॉल कराते हैं तो यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिलता है। अब हमें इसी इंटरफेरेंस पैटर्न को स्टडी करना है। यहाँ पे वेज शेप की फिल्म बनेगी। ऑलरेडी मैंने आपको वेज शेप इंटरफेरेंस इन द वेज शेप फिल्म बता रखा है पिछले वीडियो में। अगर आप लोगों ने उसको देखा है देन इट्स वेल एंड गुड, और अगर नहीं देखा है तो एक बार पहले उसको देख लीजिए जिससे आप यहाँ पे ज्यादा अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। तो चलिए, ये तो था हमारा न्यूटन्स रिंग। अब हम इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लेते हैं कि ये कैसा है और कैसे हम इससे न्यूटन्स रिंग की पैटर्न के में क्या ऑब्जर्वेशंस करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। ये न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट का डायग्राम बना हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और ये ग्लास प्लेट है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का जो हमारा कॉन्वेक्स पार्ट है वो टच कर रहा है टू द ग्लास प्लेट। अब कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में यहाँ पर एयर होगी, तो इसी एयर में बनेगी हमारी थिन फिल्म। और किस शेप में बनेगी? वेज शेप में। कैसे वेज शेप में बनेगी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स लेते हैं। आपको पता है कि इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए हमारा सोर्स कैसा होना चाहिए? मोनोक्रोमेटिक। तो जनरली लैब में हम लोग सोडियम लैंप यूज करते हैं क्योंकि इसकी जो लाइट होती है वो कैसी होती है? मोनोक्रोमेटिक। आफ्टर दैट हम एक कन्वर्जिंग लेंस लगा देते हैं, और कन्वर्जिंग लेंस क्या करती है, इसकी लाइट को कॉलिमेट कर देती है और फिर वो पैरेलल बीम्स के फॉर्म में आगे ट्रेवल करते हैं। फिर एक और ग्लास प्लेट लगी होती है जो कि 45 डिग्री पर इंक्लाइंड होती है। न्यूटन्स ने ये ग्लास प्लेट जिस मटेरियल की ली थी वो उसी मटेरियल की थी जिसकी ये ग्लास प्लेट थी। अब क्या है, ये 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है जिसकी वजह से ये जो हमारी लाइट रेज हैं ये नॉर्मली फॉल करेंगी ऑन दिस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड ग्लास प्लेट के सिस्टम पे। जब ये नॉर्मली फॉल करती है यहाँ पे तो क्या करेंगी, पहले ये आएंगे ऑन द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ से आते हुए ट्रांसमिट होते हुए ये यहाँ पहुंचती है टू द लोअर सरफेस ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये वाला जो कर्व सरफेस है। और यहाँ से कुछ पार्ट जो हमारा लाइट का है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, कुछ पार्ट है जो वो ट्रांसमिट हो जाता है, और ट्रांसमिट होके कहाँ पहुंचता है? टू द ग्लास प्लेट। ग्लास प्लेट के अपर सरफेस पे। ग्लास प्लेट के अपर सरफेस से फिर से ये रिफ्लेक्ट बैक होता है, और फिर क्या होगा कि दोनों लाइट जो रिफ्लेक्ट हुई हैं, पहली जो कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लोअर पार्ट से और दूसरी दैट इज ड्यू टू द अपर सरफेस ऑफ द ग्लास प्लेट, ये दोनों एक ही सोर्स से जनरेट हुई हैं, दोनों का पेरेंट सोर्स एक ही है। तो हम इन दोनों रेज की वजह से देखते हैं कि एक इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट होता है और उसी इंटरफेरेंस पैटर्न को हम ऑब्जर्व करते हैं। ये सर्कुलर फॉर्म में होते हैं और इनको सबसे पहले न्यूटन्स ने देखा था, इसीलिए हम इनको न्यूटन्स रिंग कहते हैं। ये ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस का पैटर्न होता है। यहाँ पे एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप लगा होता है जिससे हम इन फ्रिंजेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग न्यूटन्स रिंग की थ्योरी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने जो डायग्राम बना रखा है ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट का अरेंजमेंट है, ये पूरा डायग्राम था। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारी थिन फिल्म जो बन रही है वो यहाँ बनती है। ये देखिए, ये हमारा सोर्स है लाइट का। ये जब लाइट पड़ती है तो यहाँ पे ये लोअर सरफेस ऑफ द
कॉन्वेक्स लेंस दैट इज पॉइंट बी पर रिफ्लेक्ट होती है और उसके बाद कुछ पार्ट हमारा ट्रांसमिट हो जाता है। ट्रांसमिट होने के बाद ये अपर सरफेस ऑफ द ग्लास प्लेट से फिर से रिफ्लेक्ट होता है और यहाँ पे रे 1 और 2 दोनों हो जाएंगी दैट इज डी और D1। इन दोनों रेस का सुपरपोजिशन होता है जिसकी वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट होता है जिसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। एट पॉइंट बी आप मान सकते हैं कि हमारी थिकनेस ऑफ द फिल्म T है एंड द tangent to the convex surface at B1 makes an angle theta with the horizontal। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले अगर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न निकालना है तो हमारा पहला काम क्या होगा, वी हैव टू कैलकुलेट द पार्ट डिफरेंस उन दो रेस की का जिन दोनों रेस की वजह से सुपरपोजिशन हो रहा है या इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट हो रहा है। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो हम जब इन दोनों रेस दैट इज बी डी एंड B1 D1 देखिए बी डी एंड B1 D1 के बीच में पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो आता है डेल्टा इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वेज शेप फिल्म बनती है और हम लोगों ने पिछले वीडियो में वेज शेप फिल्म की पूरी एनालिसिस की थी जहाँ पे हम लोगों ने पार्ट डिफरेंस निकाला था, वो ये आया था। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे, इसीलिए बेटर होगा आप लोगों के लिए कि आप लोग पहले उस वीडियो को देख लें जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपने देख लिया है देन इट्स वेल एंड गुड। तो हमारा ये हो जाएगा पार्ट डिफरेंस। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि पार्ट डिफरेंस जो है हमारा अगर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 के बराबर होता है तो फिर हमें मिनिमा की कंडीशन मिलती है और अगर इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 के बराबर होता है तो मैक्सिमा की कंडीशन मिलती है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको पहले बता दी थी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हम मिनिमा की कंडीशन निकालने की कोशिश करते हैं या फिर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन निकालने की कोशिश करेंगे तो हम क्या करेंगे, अपने इस पार्ट डिफरेंस को इक्वेट कर देंगे विद द ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। पर यहाँ ध्यान रखने वाली ये भी बात है कि हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो डेंसर मीडियम से हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम भी लगेगी जिसकी वजह से एक एडिशनल पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाता है लैम्डा बाई 2 का। इन सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करके जब हम निकालते हैं कंडीशन ऑफ मिनिमा देन इट बिकम्स 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा इज इक्वल टू 2n लैम्डा बाई 2। ये आप कैलकुलेशन उस वीडियो में देख सकते हैं। और इसी तरह अगर आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वैल्यू के लिए कंडीशन निकालना चाहते हैं या फिर मैक्सिमा के लिए तो आ जाती है 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया है, मिनिमा की कंडीशन को हमने इक्वेशन 2 मान लिया है और पार्ट डिफरेंस जो कैलकुलेट किया था उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो इंसिडेंस हो रहा है वो नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है। तो जब हम नॉर्मल इंसिडेंस लेते हैं तब हमारा एंगल कितना हो जाता है, 0। तो देखिए फॉर नॉर्मल इंसिडेंस आर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, आपको पता होगा। और साथ ही साथ यहाँ हमारा जो थीटा होता है ये बहुत ही स्मॉल होता है। तो अगर थीटा बहुत स्मॉल है इन कंपैरिजन टू आर तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो अब आप देखिए फिर से इक्वेशन नंबर 2 में अगर हमने थीटा को स्मॉल मान लिया तो इग्नोर हो गया और कॉस आर की वैल्यू कितनी है, 0। तो कॉस आर कितना हो जाएगा, 1। तो फिर हमारी वैल्यू आ जाएगी 2 म्यू टी, ये हो गया 1 इज इक्वल टू 2n लैम्डा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल तो बचेगा n लैम्डा। तो फिर हमारी मिनिमा की कंडीशन हो जाएगी 2 म्यू टी इज इक्वल टू n लैम्डा। ये किस केस में है, इन द नॉर्मल इंसिडेंस। इसी तरह हम मैक्सिमा की कंडीशन में देख सकते हैं, यहाँ पे भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो ये हो जाएगा 2 म्यू टी इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 दैट इज 2 म्यू टी इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ये हमारी हुई इक्वेशन 5 और मिनिमा की कंडीशन थी हमारी इक्वेशन 4। ये हो गई हमारी कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं कि हमारी यहाँ पे अगर nth डार्क रिंग है तो उसका डायमीटर क्या होगा। हम इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं डायमीटर ऑफ द nth डार्क रिंग इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो लार्ज होता है। हम मान लेते हैं कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R है। तो ये हमने बनाया है अपना प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ये हमारी है ग्लास प्लेट। मान लीजिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लार्ज है तो कुछ इस तरह से सर्कल इसका बन जाएगा। तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो जाएगा इसका रेडियस। सो दिस विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, R। हमने यहाँ पे पहले ही मान लिया था जो हम फिल्म कंसिडर कर रहे हैं उसकी थिकनेस
टी है, अभी जस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, ठीक है। और इसका हम डिस्टेंस जो हो जाएगी वो इसका क्या हो जाएगा, रेडियस। तो हमें नहीं पता है कि ये कौन सी रिंग है, तो हम मान लेते हैं nth रिंग। तो रेडियस ऑफ द nth रिंग का डिस्टेंस rn हम मान ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। अब देखिए दिस इज r एंड दिस इज t, तो इतना कितना हो जाएगा r माइनस टी। और ये भी सर्कल का रेडियस है और ये भी सर्कल का रेडियस है, देखने में नहीं लग रहा है उतना, क्योंकि पर यहाँ पे ये और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बोथ विल बी r, ठीक है। तो अब आप ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको OFB1, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, जहां पे OB स्क्वायर हो जाएगा FOB1 स्क्वायर हो जाएगा FB1 स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप देखिए वैल्यूज रख देते हैं हम, OB1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, r स्क्वायर, तो ये हो गया r स्क्वायर, प्लस FB1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, rn, स्मॉल rn, तो ये इज इक्वल टू rn स्क्वायर। और यहाँ पे FO की वैल्यू है r माइनस टी, तो ये हो गया r माइनस टी होल स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 6। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर से। तो यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया rn स्क्वायर इज इक्वल टू rn स्क्वायर, ये एज इट इज हो गया, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2rt, ठीक है। अब देखिए ये r स्क्वायर से ये r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला टर्म जो है अगर इक्वालिटी के दूसरे साइड ले जाएंगे तो फिर ये माइनस से प्लस हो जाएगा। तो हमने इसी तरह से लिख लिया है rn स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2rt। अब क्या है, t क्या है, t इज द थिकनेस ऑफ द थिन फिल्म, और जो कि बहुत ही कम होती है। अगर t बहुत छोटा है तो t स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, इसीलिए हम उसको यहाँ पे निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे t स्क्वायर जो होगा वो निग्लेक्ट हो जाएगा, और हमारे rn स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2rt, ठीक है। हम यहाँ पे क्या निकालने की कोशिश कर रहे थे, डायमीटर। अगर हमने रेडियस निकाल लिया है तो डायमीटर हम ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं, क्योंकि हम रेडियस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट द डायमीटर। तो यहाँ पे भी हम रेडियस निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, थिकनेस निकाल सकते हैं। t को अगर हम इक्वालिटी के एक साइड रख लें, बाकी इक्वेशंस के दूसरे साइड ले जाए, तो हम यहाँ पे थिकनेस निकाल सकते हैं। ये हो जाएगी rn स्क्वायर अपॉन 2r, ओके। सो दिस इज द थिकनेस ऑफ द nth रिंग, ठीक। अब हम किसके लिए निकाल रहे थे, डार्क रिंग के लिए। तो डार्क रिंग के लिए हमने कंडीशन देखी थी, इक्वेशन नंबर 4 में मिनिमा की कंडीशन मिल रही थी, जो कि थी 2 म्यू टी इज इक्वल टू n लैम्डा। अब इक्वेशन नंबर 4 में इस t की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 म्यू rn स्क्वायर अपॉन 2r n लैम्डा। यहाँ पे देखिए 2 म्यू rn स्क्वायर अपॉन 2r इज इक्वल टू n लैम्डा। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है, और rn स्क्वायर आ जाएगा rn स्क्वायर आ जाएगा n लैम्डा r बाय म्यू। तो ये हो गई हमारी रेडियस ऑफ द nth डार्क रिंग। और वहीं पे डायमीटर के लिए क्या करिए, आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी हम ये करके देखते हैं, और पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर हमारा सेंटर कैसा होता है, क्या वो डार्क होता है या ब्राइट होता है। तो ये हमारी हुई इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 8 में आप क्या करिए, n की वैल्यू को 0 कर दीजिए। n की वैल्यू 0 करने पर देखिए क्या मिल रहा है, ये 0 हुआ तो सारा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो रेडियस जो हमारा ये है क्या हो जाएगा, इट विल बी अ 0, ठीक है। इट विल 0 मींस यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट विल बी अ डार्क रिंग। तो फिर रिफ्लेक्टेड केस में जो हमारा सेंटर है वो कैसा है, डार्क। और यहीं पे अगर हम ट्रांसमिटेड केस देख लेते, ठीक है, तो ट्रांसमिटेड केस में हमारा सेंटर कैसा आ जाता, ब्राइट। अब हम जरा देख लेते हैं कि डायमीटर के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा। हम ऑलरेडी रेडियस के लिए फॉर्मूला निकाल चुके हैं, अब हम डायमीटर के लिए फॉर्मूला निकालते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द nth डार्क रिंग, ओके। अब हमने क्या किया है, ऑलरेडी हमने रेडियस निकाल लिया था, रेडियस को स्क्वायर, दैट इज rn स्क्वायर इज इक्वल टू n लैम्डा r अपॉन म्यू। अगर हम रेडियस निकाल लेते हैं तो हम डायमीटर भी बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, क्योंकि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ सीधे rn को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसको हम सीधे dn लिख देंगे, ठीक है। तो और यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है, साथ ही साथ हमारे 2 का स्क्वायर हो रहा है। तो इक्वालिटी को बैलेंस रखने के लिए हम इधर पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका भी स्क्वायर होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा
4n लैम्डा r अपॉन म्यू। तो ये हमारे डायमीटर का स्क्वायर है। अगर हमें डायमीटर निकालना है तो हम अंडर रूट ले लेंगे, तो dn इज इक्वल टू 2 अंडर रूट n लैम्डा r अपॉन म्यू। तो ये हो गया हमारा डायमीटर ऑफ द nth डार्क रिंग। आप चाहें तो इसी तरह डायमीटर ऑफ द nth ब्राइट रिंग भी कैलकुलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो क्या आता है। अब अगर आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट लैब में किया होगा तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते हैं वैसे वैसे दो सक्सेसिव रिंग्स के बीच की डिस्टेंस कम होती जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका आइए हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे डायमीटर ऑफ द nth डार्क रिंग निकाली है, तो हम किन्हीं दो सक्सेसिव डार्क रिंग्स का डायमीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख देंगे तो वो फर्स्ट रिंग का डायमीटर हो जाएगा, 2 रखेंगे तो सेकंड का हो जाएगा, 10 रखेंगे तो वो 10th रिंग का हो जाएगा। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं कि किन्हीं भी दो सक्सेसिव रिंग्स का डायमीटर निकालते हैं और उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वही दोनों रिंग्स के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 5th एंड 4th रिंग, तो D5 या फिर 5th रिंग का डायमीटर हो जाएगा 2 अंडर रूट 5 लैम्डा r अपॉन म्यू। इसी तरह 4th रिंग के लिए हो जाएगा D4 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 4 लैम्डा r अपॉन म्यू। अब क्या करिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉमन आएगा, अंडर रूट लैम्डा r अपॉन म्यू जो है कॉमन आएगा, सिर्फ वैल्यू किसकी चेंज होगी, अंडर रूट n की। तो हमने यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है, D5 माइनस D4, 2 कॉमन ले लिया है, यहाँ पे अंडर रूट लैम्डा r अपॉन म्यू कॉमन ले लिया है और ब्रैकेट में हमने लिया है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 4। इसको जब हम सॉल्व करते हैं वैल्यू को तो हमें मिलता है रिजल्टेंट 0.46 अंडर रूट lambda r upon mu. This is the distance between the 5th ring and the 4th ring. Okay? इसी तरह हम क्या करते हैं, सेंटर से थोड़ा दूर जाते हैं और यहाँ पे भी हम लोग दो सक्सेसिव रिंग्स के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 17th एंड 16th रिंग। अब यहाँ पे भी सारी वैल्यूज कॉमन है और अंडर रूट 17 और अंडर रूट 16 को हम माइनस कर देंगे, तो हमें मिलता है 0.26 अंडर रूट लैम्डा r अपॉन म्यू। तो आप यहाँ बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, हम यहाँ पे D5 माइनस D4 कर रहे थे और यहाँ पे D17 माइनस D16 कर रहे थे। इसका मतलब यहाँ पे हम सेंटर से दूर गए और दूर जाने पे आप देखिए ये फैक्टर तो सेम है और ये फैक्टर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। इसका मतलब आप जैसे जैसे और आगे जाएंगे ये फैक्टर और रिड्यूस होता जाएगा। सो दिस इज द रीजन कि कैसे अगर हम सेंटर से दूर जाते हैं तो दो सक्सेसिव रिंग्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो कम होती है या फिर वो नैरो होती जाती है। तो ये था आपका पूरा एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।